गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है। ये 1.5 घंटे 2 घंटे का जितना भी लेक्चर है इसे आप ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्चुअली इसमें हिलने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। ये टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का मतलब है कि आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट्स कितना कितना रहे, हाउ मच, कितना कितना हम इसमें रखें, क्या स्ट्रक्चर रहे, कितना प्रोपोर्शन इसका हो, कितना आपका डेट्स हो, कितने परसेंटेज इक्विटी की कितना है, ये डिसीजन हम लेंगे इस टॉपिक में। इसमें हम ये भी समझेंगे कि भाई डेट्स ज़्यादा रखने से क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉसेस हैं, इक्विटी ज़्यादा रखने से क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉसेस हैं। फिर इसमें हम समझेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर की 2 थ्योरी चल रही हैं। एक थ्योरी जो मानती है रेलेवेंस है और एक थ्योरी इररेलेवेंस है, उनको समझेंगे। तो काफ़ी डेप्थ में इसकी बेसिक स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। बच्चे क्या करते हैं, इसकी फार्मूले को समझते रहते हैं। फार्मूले तो आप 5 मिनट में समझ में आएंगे, बट इंटेंट बिहाइंड द फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। फ्रेंड्स, मैं एक एक पैरा पढ़ूंगा और उसके बाद इसको समझाऊंगा भी। ठीक है, चलिए। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में जो हमारे डिसीजंस होंगे वो 2 पार्ट में जाएगा। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। एक बांटा है कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज और दूसरा बांटा है डिजाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके पार्ट में जब हम आगे जाएंगे तो एक एनालिसिस होती है, EBIT EPS एनालिसिस। ठीक है, दूसरा एक फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट कहें या इंडिफरेंस पॉइंट, वो इसी में आता है, वो हम स्टडी करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में 2 पार्ट में हमारी थ्योरीज बढ़ जाती हैं। एक थ्योरीज हैं जिन्हें हम रेलेवेंस थ्योरी कहेंगे और एक थ्योरीज होंगी जो इररेलेवेंट थ्योरी है। रेलेवेंस थ्योरीज में आती है एक नेट इनकम अप्रोच और दूसरा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। इररेलेवेंस थ्योरीज में एक आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और दूसरी होती है MM अप्रोच। MM अप्रोच का मतलब है मोडिग्लियानी मिलर अप्रोच। ठीक है, सो बेसिकली ये पूरे चैप्टर को मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, रेलेवेंस थ्योरी का मतलब है
कि भाई आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपके इम्पैक्ट डालता है। इररिलेवेंस थ्योरीज कहती हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कैपिटल स्ट्रक्चर कोई भी रखें। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं होता क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्रेफरेंस शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स. The source and quantum of capital is decided on the basis of need of the company and the cost of capital. However, the objective of a company is to maximize the value of the company. Objective क्या है? Objective है इन सब का to maximize द वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेफर्स टू डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, देयर एक्चुअल रिक्वायरमेंट एंड देयर रिलेटिव प्रमोशन इन कैपिटलाइज। यहाँ इन्होंने बताया है कि वैल्यू ऑफ फर्म जो निकाली जाएगी हम लिख दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ फर्म का जो फॉर्मूला बताया है वो बताया है EBIT अपॉन KO, और KO को हम WACC बोलते हैं। ठीक है। KO क्या है? आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है जी। सो KO को अगर हम देखें तो ये आता है KD इंटू D अपॉन D प्लस S प्लस KE इंटू S अपॉन D प्लस S। KD आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, KE आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, D आपका डेप्ट है, S आपकी इक्विटी है, तो D प्लस S आपकी क्या बन जाएगी? टोटल कैपिटल बन जाएगी। ठीक है। कुछ हम फॉर्मूले करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। बट 1 घंटे के लिए प्लीज़ फोकस रहिएगा। ये कंसेप्ट ऐसे स्लिपरी है, जरा सी देर में स्लिप कर जाता है। सो मैंने यहाँ तक आपको समझाया, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन will decide weight of debts and equity, ultimately overall cost of capital as the value of firm. So capital structure is relevant in maximizing the value of the firm and minimizing overall cost of capital. Whenever funds are to be raised to finance investment, capital structure decision is involved. A demand for raising funds generate a new capital structure, since a decision has to be made as to the quantum and form of financing. The process of financing or capital structure is depicted in the flow figures. देखिए, अब आप लोगों ने समझे कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन हमने लिया कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए हमें फंड चाहिए, इसके लिए हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन चाहिए। फिर हम देखेंगे कि भाई हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, क्या हमारा डेब्ट एंड इक्विटी का मिक्स रहेगा, उससे क्या इफेक्ट रिटर्न आएगा, रिस्क क्या होगी, और इसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इम्पैक्ट क्या होगा, इससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट हैं ये। ठीक है। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर की 2 थ्योरीज हैं, एक रेलेवेंस है और एक इररिलेवेंस है। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो रेलेवेंस और इररिलेवेंस में एक नेट इनकम थ्योरी है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है,
एक इररिलेवेंस में नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड एमएम अप्रोच है, वही यहाँ इन्होंने बताया है। अब इसमें अप्रोच के लिए इन्होंने कहा कि ये हम कुछ अंडरस्टैंडिंग्स रखेंगे। क्या? However, the following assumptions are made to understand this relationship. Number 1, there are only two kinds of funds. मतलब डेप्ट है और इक्विटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। The total assets of the firms are given. The degree of average can be changed by selling debts to purchase share or selling share to retire debt. टैक्सेस नहीं है, पे आउट आपका 100% है, मतलब रिटेंशन रेशियो कुछ नहीं है। फर्म टोटल फाइनेंशियल remain constant, business risk is constant and firm has perpetual life. ये हमने assumptions लिए, ठीक है। चलिए अब हम नेट इनकम अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच की बात करते हैं, पढ़ें क्या कहती है नेट इनकम अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ए रेलेवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। क्योंकि ये रेलेवेंस थ्योरी में आता है, इसका मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ फर्म में चेंजेस आते हैं। एन इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लीवरेज विल लीड टू डिक्लाइन इन WACC, while the value of firm as well as market price of share will increase. Conversely, a decrease in the leverage will cause an increase in the overall cost of capital and consequently this. From the above diagram, KE and KD are assumed not to change as that's it cause weighted of capital to decrease. चलिए मैं आपको समझाता हूँ। NI अप्रोच क्या कहती है? NI अप्रोच कहती है कि अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होता है, इससे क्या होगा? इसका मतलब है कि डेप्ट कंपोनेंट आपका इंक्रीज होगा, और अगर डेप्ट कंपोनेंट इंक्रीज होगा तो आपकी जो KO है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जो इंटरेस्ट है उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जबकि शेयर्स कैपिटल के डिविडेंड पर नहीं मिलता है। और जब KO कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा? ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। रिवर्स करते हैं, अगर फाइनेंशियल लीवरेज डिक्रीज होता है, इसका मतलब है कि डेप्ट आपने कम कर दिया। डेप्ट आपने कम किया, इसका मतलब है इक्विटी बढ़ाई। यहाँ पर भी मैं लूँगा इक्विटी, फिर इसका मतलब है कम हुई है। जब इक्विटी बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाएगी, ठीक है जी। सो बेसिकली वैल्यू ऑफ फर्म जो हम NI अप्रोच में कंसीडर करते हैं वो क्या है? S + D। S इज इक्विटी एंड D इज डेट। वैल्यू ऑफ फर्म हम V से ले लेते हैं, ठीक है। वेयर S इज इक्वल टू NI अपॉन KE, ठीक है। So under NI approach, the value of the firm will be maximum at a point where weighted average cost of capital is minimum. Thus, the theory suggests that maximum possible debt financing for minimizing the cost of capital. The overall cost of capital under this approach will be the same. So, overall cost of capital क्या होगी? KO is equal to EBIT upon वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये क्या कहते हैं? सो अंडर NI अप्रोच हमने क्या समझा?
value of firm can be increased by decreasing the cost of capital by, or cost of capital, that is by increasing the financial leverage, जो मैंने ऊपर समझाया था। ठीक है ना। चलिए, तो एनआई अप्रोच का अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये पढ़ लीजिए। रूपा लिमिटेड ईविटा इज दिस। कंपनी के पास 10% 20 लाख डिवेंचर्स हैं। कैपिटलाइजेशन रेट के ही दे रखा है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। चलिए करते हैं। हम ये एग्जांपल लेते हैं। ईबिटा हमें दे रखा है कंपनी का कितना, 5 लाख रुपए। इंटरेस्ट कितना होगा, 20 लाख है डेब्ट, तो ईबीटी आएगी हमारी 3 लाख रुपए। ठीक है। टैक्स हमारे पास कुछ नहीं दिया, तो दैट इज ईएटी या टू शेयर होल्डर, ये हमारे पास है 3 लाख रुपए। केई 16% गिवन है। सो एस का मतलब है इक्विटी निकल आएगी आपकी, कितनी आई, नेट इनकम अपॉन 16%। सो ये आ गई आपकी 18,75,000। डेप्ट आपका क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे ही रखी है कि ये 20 लाख रुपए का है, तो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकल आई 38,75,000। अगर अब मैं के ओ निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन दिस इज 12.90%। ठीक है। सो बेसिकली फॉर्मूले यही रहेंगे, बट डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट क्या है। अगर हम इसे कांस्टेंट कर देंगे, सॉरी केओ को कांस्टेंट कर देंगे, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है, तो जब आप केडी बढ़ाओगे तो केई कम होगा, और जब केई बढ़ेगा तो केडी कम हो जाएगा। वो इररिलेवेंस थ्योरी में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट ले रहे हैं इररिलेवेंस थ्योरी में, सॉरी इररिलेवेंस नहीं, रेलेवेंस थ्योरी में। वो हमारा है ट्रेडिशनल अप्रोच। चलिए, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है उसको समझ लेते हैं। This approach favors that as a result of financial leverage, up to some point, cost of capital comes down and value of firm increase. However, beyond that point, reverse trend emerges. The principal implication of this approach is that cost of capital is dependent on the capital structure, and there is an optimum capital structure which minimizes the cost of capital. तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहता है कि अगर हम फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ाते हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, कम होगी, एंड वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। लेकिन ये होगा अप टू सर्टेन एक्सटेंट। सर्टेन एक्सटेंट का मतलब सर्टेन पॉइंट तक बढ़ेगी, दैट इज up to achieving the
ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। जब आपका सबसे बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाता है तब तक तो ये होगा। अगर हम इसके बाद भी इफ वी इंक्रीज फाइनेंशियल लीवरेज आफ्टर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद भी हम फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ा रहे हैं, देन रिवर्स ट्रेंड में बी ऑब्जर्व। फिर हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी नहीं, कम होना लगेगी। ठीक है, चलिए पढ़ाई। एट द ऑप्टिमल capital structure, the real marginal cost of debt is same. Before the optimum capital structure, marginal cost of debt is less than the marginal cost of equity. Beyond this, marginal cost of debt is more than this equity. जब डेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, केडी बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? आपकी केओ बढ़ने लगेगी। ठीक है, सुनाओ। मेन हाईलाइट ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? द फर्म शुड स्ट्राइव टू रीच द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स टोटल वैल्यूएशन थ्रू अ जुडिशियस यूज ऑफ बोथ डेप्ट एंड इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। वर्ड यूज किया जुडिशियस, मतलब न्यायिक। ऐसा नहीं है कि आप सारा डेट 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 करते जाए। एट द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ फर्म विल बी मैक्सिमम। Value of firm increases with the financial leverage up to certain extent. Beyond that, increase in the financial leverage will increase in the cost of debt and hence the value of firm will decline. जो मैंने लिखा हुआ है. This is because the benefit of use of debt may be so large that even after the offsetting the effect of equity, the overall cost may still go down. However, if financial leverage increase beyond an acceptable limit, the risk of debt investor may also increase. Consequently, cost of debts also increasing. An increasing cost of equity owing to increased financial risk, increasing cost of debts making the overall cost of capital to be increased. तो कहने का मतलब है कि एक सीमा तक ये कंसेप्ट काम करता है कि भाई डेप्ट बढ़ाने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम होती है। इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन देखी जाती है। चलिए एक क्वेश्चन ये है इसी का, तो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इंदिरा लिमिटेड हैज़ एबिटा ऑफ 1 लाख, कंपनी मेक्स यूज ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, द फर्म हैज़ 10% डिवेंचर ऑफ 5 lakhs एंड फर्म्स कैपिटलाइजेशन रेट इज़ 15%। तो हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन में हमें दे रखा ईबिटा कितना है, 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट 5 लाख के डेट्स हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 रुपये। तो हमारा ईएटी या ईबीटी, चूँकि टैक्स कुछ है नहीं, ईएटी हमारा बचा 50,000 रुपये। दैट इज़ ये हमारी नेट इनकम हो गई। के ई दे रखा है क्वेश्चन में 15%। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आएगी? वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी 5 लाख डिवाइडेड बाई 15%, दैट इज 83333। डेप्ट आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 लाख है। सो ये हमारी वैल्यू ऑफ फर्म हो गई। अब हम बात करते हैं केओ की, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। दिस इज
1 लाख सॉरी मेरे से गलती हो गई है, छोटी सी गलती है, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। ये 8333 नहीं आएगा, ये 3333 आएगा। पन 50,000 डिवाइडेड बाई 15%, तो 3,33,300 बनता है ये। ठीक है, तो ये बनेगा 83333 83333, दैट कम्स टू 12%। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। हम कंसेप्चुअल स्टडीज़ कर रहे हैं। कंसेप्चुअल स्टडीज़ का मतलब है कि हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने रेलेवेंस थ्योरीज पढ़ी हैं, अब हम इररेलेवेंस थ्योरी पढ़ेंगे। इररेलेवेंस थ्योरी क्या कहती है उनको भी समझें। चलिए, इररेलेवेंस थ्योरी का मतलब है कि आपकी के या के डी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी के ओ कॉन्स्टेंट रहेगी। अगर के डी मतलब डेट्स की कॉस्ट बढ़ती है तो इक्विटी की कम होती है, और इक्विटी की बढ़ती है तो डेट्स की कम होती है। ठीक है, तो अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में जो पढ़ रहे हैं वो हम इररेलेवेंस थ्योरीज पढ़ रहे हैं। और इररेलेवेंस थ्योरीज में जो पहली थ्योरी है वो हमारी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसको हम NOI अप्रोच भी कहते हैं, और इसको हम EBIT अप्रोच भी कहते हैं। नेट इनकम ऑपरेटिंग इनकम का मतलब EBIT ही होता है। सो ये अप्रोच क्या कहती है? ये अप्रोच कहती है कि भाई आपकी टोटल वैल्यू फर्म चेंज नहीं होता है। ठीक है, नो चेंज इन ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म, इनका ही कहना है। दैट मीन्स KO क्या है आपकी? कांस्टेंट है। सो इफ KD बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका कम हो जाएगा। KD बढ़े या डेब्ट का कंपोनेंट बढ़े तो, और डेब्ट कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ती है तो इक्विटी की कम हो जाती है, और अगर डेब्ट कम होगा तो इक्विटी बढ़ जाएगा। बट वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। नेट इनकम ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये कहती है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। NOI means EBIT. According to this approach, capital structure decision is irrelevant. Any change in the leverage will not lead any change in the total value of the firm and the market price of the shares, as the overall cost of capital is independent of the degree of leverage. As a result, division between debt and equity is irrelevant. As per this approach, an increase in the use of debt, which is apparently cheaper, is offset by increase in the equity capitalization rate. तो अगर आप KD बढ़ाते हो तो KD आपकी कम आएगी तो KO बढ़ जाएगी, KE बढ़ जाएगी। This happens because equity investor seeks higher compensation as they are opposed to greater risk due to existence of fixed return securities. तो आप देखिए KO कांस्टेंट है, KE बढ़ रहा है,
कंपेंसेट केडी से हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझाएगा। अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम इज 5 लाख, वैल्यू ऑफ डेट्स इज दिस एंड कम डेट्स 15 लाख है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15 लाख %। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए EBIT कितना है? EBIT है हमारा 5 लाख। इसमें से इंटरेस्ट हम कितना देंगे? कंपनी ने 15 लाख के डेट्स लगा रखे हैं, इसका मतलब है कंपनी के पास डेप्ट हो गए 1.5 लाख के। सो EBT कितना हो गया? 3.5 लाख रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है टैक्स तो नील है, तो अर्निंग टू शेयर होल्डर वो कितनी बची? 3,50,000। चलिए, अब गिवन है KO इज 15%, सो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी होगी? EBIT अपॉन KO 5 लाख अपॉन 15%, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म ये हो गई 33,33,000। ये अब कांस्टेंट हो गई। ये क्या है? ये कांस्टेंट हो गई। नाउ वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें दे रखा है 15 लाख, तो इक्विटी कितनी हो जाएगी? इक्विटी होगी, और ये 33 ठीक है। और जब इक्विटी निकल आई तो इससे हम KE निकाल सकते हैं। KE क्या होगी? नेट इनकम अपॉन इक्विटी। नेट इनकम शेयर होल्डर की कितनी मिल रही है? 3,50,000 अपॉन इक्विटी कितना है? 18,33,33। दिस कम्स टू 19.09%। अब इन्होंने कहा कि देखिए KO कितनी है? KO आपकी 15% है, KD कितनी है? 10%, और KE कितनी है? 19.09%। अगर मान लीजिए ये जो है 15%, ये कांस्टेंट है, इनमें कोई भी चेंज होता है KD KE में, तो वो आपका आपस में दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम पढ़ते हैं MM अप्रोच। ये कंसेप्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, और इसको समझना पड़ेगा कि भाई MM अप्रोच क्यों हमने पढ़ा। चलिए, तो अब हम देखते हैं MM अप्रोच। ये भी हमारी मॉडिग्लियानी मिलर अप्रोच जो है, वो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI अप्रोच का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं मॉडिग्लियानी मिलर, इसी को हम बोलते हैं MM अप्रोच। मॉडिग्लियानी मिलर की दो अप्रोचेज हैं। एक आपकी है MM 1958 में, जो विदाउट टैक्स के लिए आई,
के साथ में आई थी, और फिर 5 साल बाद 1963 में इन्होंने विद टैक्स की एक सेकेंड अप्रोच दी थी। दोनों पढ़ेंगे हम। MM 1958 विदाउट टैक्स, ठीक है। और यहां पे पढ़ेंगे हम MM 1963 विद टैक्स। चलिए, सो NOI अप्रोच में क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से MM अप्रोच आई, देख लीजिए। द NOI अप्रोच इज डेफिनेशनल और कंसेप्चुअल एंड लैक बिहेवियरल सिग्निफिकेंस. It does not provide operational justification for irrelevance of capital structure. However, MM approach provides behavioral justification for constant overall cost of capital. Therefore, total value of the funds. NOI अप्रोच जो थी तो कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियर, लेकिन प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स थी उनको डील नहीं कर पा रही थी, उसको उन्होंने MM अप्रोच ने कर दिया। तो MM अप्रोच में कुछ एजम्पशंस लिए, पढ़िए। दिस अप्रोच डिस्क्राइब्ड इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट, वर्ड है इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट, मतलब रैशनल है, बिहेवियर्स एज पर दी एजम्पशंस आएंगी, वेयर देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड नो टैक्सेस, the value and cost of capital of a company remain unchanged irrespective of the change in the capital structure. The approach is based on further additional assumption. जो उसमें assumption नहीं थी वो additional इसमें आई है। पहली assumption है capital market are perfect. इसका मतलब है all information is freely available and there are no transaction cost. All investor are rational. वो वैसे ही behave करेंगे जैसा उनसे expected है। Firm can be grouped into equivalent risk classes on the basis of their business risk. कोई टैक्स नहीं है। Based on the above assumption, इन्होंने 3 propositions बनाई। क्या propositions बनाई उनको देखते हैं। ये 3 propositions इन्होंने बनाई। पहली, the market value of the firm is equal to NOI divided by the discount rate appropriated to its risk or decided by the company. So पहला इन्होंने अप्रोच बनाई कि वैल्यू ऑफ फर्म, जो ओवरऑल वैल्यू है वो है NOI अपॉन KO और EBIT अपॉन KO। इसी में इनका मतलब है कि वैल्यू ऑफ फर्म जो लीवर्ड है इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म जो अनलीवर्ड है, यानी कि ऐसी फर्म जिसमें डेट्स है और ऐसी फर्म जिसमें डेट्स नहीं है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। दूसरी अप्रोच इन्होंने बनाई firm having debt will have higher KE than the firm which had no debt। इसका मतलब क्या है? KE ऑफ लीवर्ड फर्म विल बी हायर देन KE ऑफ अनलीवर्ड फर्म, ठीक है। तो यहाँ KE निकालने का एक उन्होंने फॉर्मूला दिया है, मैं लिख देता हूँ। KE निकाला जा सकता है KO प्लस KO माइनस KD इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी। एक फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, KO इज इक्वल टू KE इंटू S अपॉन V प्लस
के डी इंटू डी अपॉन वी, ठीक है, के इंटू एस अपॉन एस प्लस डी प्लस के डी इंटू डी अपॉन एस प्लस डी। इससे भी हम ड्राइव करेंगे तो के ई का फॉर्मूला बन जाएगा। थर्ड एजम्पशन जो इन्होंने निकाली, कैपिटल स्ट्रक्चर does not affect the KO, overall cost of capital. That is, KO is not affected by financial leverage, or KO is only affected by operating leverage, या बिजनेस रिस्क ही KO अफेक्ट होती है, ठीक है। चलिए, सो ये इन्होंने अप्रोच दी। अब इन्होंने यहाँ पे दिखाया, इसको पढ़ते हैं। The operational justification of Modigliani-Miller approach is explained through the function of arbitrage process and substitution of corporate leverage by personal leverage. आर्बिट्रेज का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। मेरे पास दो फर्मों के डाटा दिया हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप एक फर्म से पैसा निकाल के और दूसरी फर्म में लगाएंगे, आपके रिटर्न में कोई चेंज नहीं आता। पढ़िए, आर्बिट्रेज रेफर्स टू बाइंग assets or security at a lower price in one market and selling it at a higher price in another market. As a result, equilibrium is attained in different markets. This is illustration by taking two identical firms, of which one has debts in the capital structure while the other does not. Investor of the firm whose value is higher will sell their share and instead buy the share of the firm whose values is lower. They will be able to earn the same return at lower outlay with same perceived risk or less. This would therefore be better off. सिंपल सी बात है, एक कंपनी का एबिटा दोनों कंपनी का सेम है, एक का शेयर 100 रुपये का, एक का शेयर 90 रुपये का है, तो मैं 100 रुपये वाले शेयर को बेच दूंगा, 90 वाला खरीद लूंगा, रिटर्न दोनों की बराबर ही आनी है। क्लियर है ना? चलिए, अब हम इसके बाद ये आर्बिट्रेज प्रोसेस करेंगे, वहाँ से आपको क्लैरिटी भी होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम अनलीवर्ड फर्म की बात करते हैं, सॉरी अनलीवर्ड नहीं, टैक्स वाली बात करते हैं। ये देखिए टैक्स का, In 1963, model was amended by incorporating tax. They recognized that the value of the firm will increase or cost of capital will decrease where corporate tax exists. ठीक है, जहां corporate tax है वहां ये आएगा. As a result, there will be some difference in the earning or equity in levered or unlevered firms. And value of levered firm will be greater than value of unlevered firm by the amount equivalent to debt multiplied by the taxes. Okay, so has developed the formula for computation of KO and KE. तो अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया अनलीवर्ड फर्म में, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, देखिए अलग से। इन्होंने नंबर 1 इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ levered firm is equal to value of unlevered firm plus tax benefit. ठीक है, that is VL is equal to VU plus tax benefit.
नंबर 2, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज KE. KE in levered firm. So KEL is equal to KEU plus KEU minus KD into 1 minus T upon इक्विटी. गौर से देखिए, यही फॉर्मूला यहाँ चेंज हुआ है. ठीक है. एंड इन्होंने तीसरा फॉर्मूला दिया है KOL इज इक्वल टू KEU 1 माइनस T into L. Okay, where L is debt upon debt plus equity and T is tax rate. ठीक है. यहाँ पे KEL इक्विटी, cost of equity in levered firm. KEU is equal to cost of equity in unlevered firm. KD cost of debt. So friends, ये हमने MM अप्रोच पढ़ी. यहाँ पर और यहाँ पर दोनों हम एक साथ लिखते हैं. उसका हमें ये फ़ायदा मिलता है कि ये विजिबिलिटी फैक्टर रहता है, एक साथ दोनों चीज़ें याद रहती है. ठीक है. चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके साथ कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे और फिर आपको ये समझ में आएगा कि आर्बिट्रेज होती कैसे. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. चलिए, यहाँ हम दो प्रॉब्लम लेंगे. एक प्रॉब्लम हम ये ले रहे हैं और दूसरी प्रॉब्लम हम इसकी जस्ट अपोजिट लेंगे. पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं हम जिसमें व्हेन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म. ठीक है. चलिए, एक हमने केस लिया है. वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म. ये अभी हमने ये वाला केस लिया है. ठीक है. पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन. देयर आर टू फर्म N एंड M. ठीक है. हैविंग सेम अर्निंग, फर्म M इज लेवर्ड एंड फर्म इज the cost of is this and M is this. Find out how arbitrage process will be carried on. चलिए फ्रेंड्स, तो करते हैं. हमारी दो कंपनियां हैं, एक M लिमिटेड है और एक N लिमिटेड है. EBIT कितने हैं दोनों के? दोनों में 20-20 हज़ार है. ठीक है. ओके. दोनों में 20-20 हज़ार है. डेप्ट ले रखा है M के अंदर, यानी कि ये हमने लिख दी लीवर्ड फर्म और ये हमारी अनलीवर्ड फर्म.
तो इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ 7,000 होगा, यहाँ कुछ नहीं। तो ईबीटी ये 13,000 और ये 20,000, ठीक है जी। केई इसका 11.5% है, इसमें 10% है। केडी हमारा 7% है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म। सो एस हमारा होगा NI/KE। तो कितना होगा 13,000/11.5%। दिस कम टू 113043 और इसमें होगा 20,000 डिवाइडेड बाई 10%। दिस इज 2 lakhs। क्लियर है। एंड डी हमारा इसमें 1 लाख है, इसमें कुछ नहीं। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दी, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपको दिख रहा है कि लीवर फर्म की वैल्यू ज़्यादा है, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कम है। अब हम क्या करेंगे, इसको बेचेंगे और इसको खरीदेंगे, ठीक है। चलिए, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको बेचो और जिसकी कम है उसे खरीदो, रिटर्न आपकी सेम रहेगी। चलिए लिखते हैं, इफ एज्यूम if we have 10% in M Limited, ठीक है ना। M Limited में मेरे पास अगर 10% शेयर हैं, सो 10% we have equity shares, we have share. So our value of investment कितनी होगी, will be 1,13,000 का 10%, that is 11,304 and our return कितनी होगी, 13,000 का 10%, 1,300। हमारी जो वैल्यू होगी वो तो 11,304 होगी और हमें रिटर्न मिलेगा 1,300 रुपये का, ठीक है। नाउ सेल अवर शेयर इन लीवर्ड फर्म। लीवर्ड का मतलब है हाई वैल्यू फर्म का, ठीक है। सो वी विल गेट, कितना मिलेगा, 11,304 रुपये मिलेंगे, ठीक है। एंड borrow debt at the rate of at 10% of 10,000। तो अब आपके पास टोटल फंड अवेलेबल कितना होगा, 7% पे लेना, 7% पे, 10% पे नहीं लेना। टोटल फंड अवेलेबल हो गया मेरे पास 21,304। इन्वेस्ट 10% इन एन लिमिटेड, जो अंडर वैल्यूड है या लो वैल्यूड है, 20,000। ये सरप्लस फंड
मेरे पास 1304 रुपये का बचा रहेगा। नाउ रिटर्न फ्रॉम एन लिमिटेड कितनी आएगी? 2 लाख का 10% आपने लिया है, यानी कि 20,000 रुपये आएगा। पे इंटरेस्ट, सॉरी आपने 20,000 ही लगाए थे ना, तो 2,000 आएगी ना। 2 लाख नहीं लगाया आपने, 20,000 रुपये लगाया। ठीक है जी। पे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, 10,000 का आपने 7% पे लोन लिया था, 700 रुपये दे दिए। रिटर्न कितनी आई? 1300 रुपये। अब गौर से देखो, दोनों रिटर्न को देखो, ये भी 1300 है और ये भी 1300 है। दैट इज वी आर एबल to get the same return and we have surplus cash of rupees 1304। ठीक है। Hence we are in a better position by doing arbitrage। आर्बिट्रेज करने से मैं बेटर पोजीशन में आ गया। ठीक है ना। अब इसका रिवर्स लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपका फंडामेंटल ये है कि आपको हाई वैल्यू फंड को बेचना है और लो वैल्यू फंड को खरीदना है, सीधा सीधा फंडामेंटल है। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं? केस 2। केस 2 में अब रिवर्स हो गया। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज लोअर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ठीक है। दो फर्म है यू एंड एल, दोनों के एनवाई सेम है। एक में 1 लाख रुपए, बिल्कुल क्वेश्चन सेम ही है, बस के ही बदल गई है। चलिए, तो ये यू लिमिटेड है और ये एल लिमिटेड है। इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। चलिए हम लिखते हैं EBIT दोनों में 20-20 हज़ार है। ठीक है जी। इंटरेस्ट यू में नहीं है, इसमें 7,000 है। EBT कितनी होगी? EBT है 20,000, 13,000। KE हमारा दे रखा है यहाँ पे 10% और यहाँ दे रखा है 18%। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी ये आई 2 लाख, 72222। डेप्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। इट मीन्स फर्म की वैल्यू यहाँ 2 लाख रुपए है और यहाँ 1,72,222 है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ये हाई वैल्यूड है और ये लो वैल्यूड है। अब आप क्या करोगे? हाई वैल्यूड को बेचोगे और लो वैल्यूड को खरीदोगे। ठीक है। सेम वर्डिंग लिखनी है तो लिखें, एज्यूम we have 10% in U Limited. So our value of
इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 20,000 एंड अब रिटर्न कितनी होगी 1,300 रुपये। नाउ सेल our share in U Limited and by 10% share in equity and debt of L Limited। ठीक है जी। तो सेल प्रोसीड से हमें यू लिमिटेड में लेंगे 20,000 आएगा, 10% शेयर इन एल लिमिटेड में हमारे 7,200 उसमें आ जाएंगे, 10% डेप्ट एल लिमिटेड में हमारा 10,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना पैसा बच रहा है 2778। ये हमारे पास अभी सरप्लस फंड है। सही है। नाउ आवर रिटर्न फ्रॉम एल लिमिटेड कितना होगा, इक्विटी से आएगा हमारे पास 1,300 और डेट से आएगा 700 रुपये। सो वी अर्न द सेम रिटर्न फ्रॉम एल लिमिटेड एंड हैविंग surplus fund of rupees 2778। hence we are ठीक है, hence we are better off। अब यहाँ से एक बात बतानी है, जब ये होगा तो क्या होगा, इस बात को जरा ध्यान रखें। इफ वी स्टार्ट सेलिंग लो वैल्यूड फर्म एंड बाइंग, उल्टा करें, सेलिंग हाई वैल्यूड फर्म एंड बाइंग लो वैल्यूड फर्म, shares, thereby pushing the down the value of high valued firm till the equilibrium reached। सिंपल सा फंडामेंटल है, डिमांड एंड सप्लाई का जो फंडा है वही यहाँ पे लगना है। अगर आप लो वैल्यूड फर्म के शेयर खरीदते रहे तो अब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, एक स्टेज आएगी जब दोनों में बराबर इम्पैक्ट आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, मैंने कहा था थोड़ा लेक्चर बड़ा रहेगा जिससे आपको समझ में आए, बट वो समझना ज़रूरी है।
एक मिनट जरा, ये चैप्टर हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर का, जिसमें हमने बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर हम डेब्ट कंपोनेंट को बढ़ाते हैं या इक्विटी को बढ़ाते हैं तो उससे हमारी कैपिटल की वैल्यू में क्या फ़र्क आता है वो सीखते हैं। फिर हमने देखा कि रेलेवेंस एंड इररिलेवेंस थ्योरीज उनकी पढ़ी हमने, नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि ये काम तो करता है कि डेब्ट बढ़ाने से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़े, लेकिन एक स्टेज तक, उसके बाद उल्टा भी होता है। इररिलेवेंस थ्योरी में हमने एनवाई अप्रोच पढ़ा, जो कहता है कि ओवरऑल कॉस्ट की वो कांस्टेंट है तो टोटल वैल्यू कांस्टेंट है। अगर आपकी इक्विटी की वैल्यू कम होती है तो डेब्ट बढ़ेगी, डेब्ट की वैल्यू कम होती है तो इक्विटी बढ़ेगी। फिर एमएम की अप्रोच आई, जिसने बताया कि जिसने बिहेवियरल एप्लीकेशंस थी उनको ठीक किया। अगले लेक्चर में हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस सीखेंगे और इंडिफरेंस पॉइंट सीखेंगे। फिर इसमें आगे के लेक्चर्स में इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप you have understood the concept. Good day.